तो लास्ट लास्ट क्लास में हमने सीखा था HCl गैस के बारे में कि हम लोग कैसे हाइड्रोजन एकोडाइड गैस लैब में बनाते हैं, और मेनली तुमको लैब वाला ही एग्जाम में तुमसे पूछा जाता है कि उसका रिएक्शन वगैरह और क्यों टेम्परेचर हम लोग 200 से कम रखते हैं, हम लोग कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एज अ ड्राइंग एजेंट क्यों यूज नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग HCl गैस को अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मेथड से ही क्यों करते हैं कलेक्ट, उसको वाटर के ऊपर या वाटर से उसको कलेक्ट क्यों नहीं करते हैं। ये सब तुम्हारा मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है इस टॉपिक से, अभी तक जो हमने पढ़ा था। और वहां से तुम्हारा वो फाउंटेन वाला जो था, फाउंटेन का वो जो एक क्या शो करता है एक एक्सपेरिमेंट, तो HCl गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर तुम्हारा शो कर रहा था। और एक हमने और शो किया था कि HCl गैस इज हेवियर देन एयर, जो कि एक जलते हुए कैंडल को बुझा देता है। तो ये सब कहानी तुम लोग थोड़ा सा बेसिक, बस जो हमने पहले पढ़ चुके हैं उससे यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। लास्ट क्लास में हमने जो मेनली पढ़ा था वो था HCl गैस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे वो आपका आएगा हाइड्रोक्लोरिक गैस के बारे में। और उससे पहले जरा मैं दो बातें और बोलना चाहता हूँ कि ये जो अपना HCl गैस था, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, उसमें तुम्हारा कुछ उसका केमिकल भी होता है। जैसे हमने सीखा था कि H2 + Cl2 जो अपना आया था सिंथेसिस मेथड, H2 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, ये आपका बनाया था HCl, था ना, कि हाइड्रोजन और जो आपका क्लोरीन गैस मिलकर बनाता है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। हमने कहा था कि आपका जब बहुत ज्यादा सनलाइट होता है तो ये काफी एक्सप्लोजिव होता है रिएक्शन, तो हम लोग इसलिए कम कम सनलाइट ही लेते हैं। और इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा आपका होता है तो उसको बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन। इसका मतलब है कि आपके पास अगर हाइड्रोजन एक क्लोराइड गैस है और आप इसको अगर 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हो ना, तो फिर ये आपका ब्रेक भी हो जाता है। तो इसका जस्ट उल्टा था, ये आपका था थर्मल डिसोसिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, चलिए। और इसका एक जो खास बात होता है कि ये जो आपका HCl गैस होता है ये ना तो जलता है और ना ही किसी को जलने में हेल्प करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री कि द गैस इज नाइदर कंब्यूस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबसन, ना तो खुद जलता है ना ही खुद किसी को जलने में हेल्प करता है। जैसे अपना ऑक्सीजन जो होता है वो होता है तुम्हारा सपोर्टर ऑफ कंबसन, वो जलने में हेल्प करता है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि हमने प्रूव किया, और आप यहाँ से भी कर सकते हो प्रूव कि वो जलते हुए कैंडल को उसने बुझा दिया था। तो सिंपल सी कहानी ये इसका केमिकल वाला है कि ये सब तुम्हारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस, वो हमने अभी जाना। तीसरा एक और होता है कि जैसे तुमने वो सीखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज जो आपका आता है मेटल्स के, उस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स होते हैं वो HCl गैस से हीट करने पे रिएक्ट करते हैं, हीट करने पे, और फिर वहां से उनका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। इसका मतलब देखो कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस HCl, ये आपका गैस हो रहा, मैंने यहाँ पे गैस लिया, और इसको हीट करने के बाद, ठीक है, इनको हीट करने के बाद यहाँ से आपका बनता है सॉल्ट बनेगा, तो बनेगा ZnCl2, और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस होता है लिबरेटेड। इस सेम टाइप का रिएक्शन आएगा, सेम टाइप का रिएक्शन आएगा जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बात करेंगे। वहां भी हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स होते हैं तो वहां पे आपको हीट नहीं करना होगा, बस उस एसिड में आप ये मेटल्स डालो तो वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जब वो गैस होता है तो तुमको हीट करना होगा, तो फिर वो सॉल्ट और वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। और एक और तुम्हारा होता है जो हमने तुमको पहले बताया भी था कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि मेरा जो गैस है वो HCl गैस है। तो HCl गैस का तो एक उसका पंजेंट स्मेल होता है, लेकिन बहुत सारे गैस ऐसे ऐसे होते हैं कि जिनका पंजेंट स्मेल होता है। तो इसको चेक करने का एक और था तरीका कि मैंने कहा था कि आप एक रॉड लो और उस रॉड को आप पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डीप करो, और फिर जिस कंटेनर में आपका HCl गैस चेक करना था आप उसके उसके करीब लेके आओ, तो वहां से अगर तुमको व्हाइट डेंस फ्यूम्स बनता हुआ दिखता है तो समझ लो कि वो गैस आपका HCl था, क्योंकि वहां से आपका अमोनियम फॉर्म होता है, वहां से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जो कि
पहले आपका होता है फ्यूम्स फॉर्म में, फिर वो आपका सॉलिड बनता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि वाइट ही होता है। और जो आपको फ्यूम्स दिखता है वो NH4Cl का फ्यूम्स रहता है। तो सिमिलरली जब अगर HCl गैस है, देखो क्या होता है, HCl गैस जब करता है रिएक्ट अमोनिया गैस से, तो फिर से ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। मतलब फिर से अगर HCl गैस है और अमोनिया गैस था, तो वो जब उससे रिएक्ट करेगा तो वो आपका व्हाइट कलर का फ्यूम्स बनाता है NH4Cl का। और ये फ्यूम्स जो आपका है वो बाद में कुछ समय के बाद जब वो आपका फिर से वो सॉलिड बन जाता है, पहले वो फ्यूम्स ही बनता है, बाद में वो बनता है सॉलिड NH4Cl। तो ये सब तुम्हारा था कुछ गैस के बारे में, उनका केमिकल के प्रॉपर्टीज। पहला क्या था कि थर्मल डिसोसिएशन 500 डिग्री सेल्सियस से बेसी पे ज़्यादा पे हीट करेंगे तो H2Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। सेकेंड था कि आपका अगर HCl गैस को हम लोग मेटल के साथ हीट करते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस होगा लिबरेट। तो ये अपना कहानी था मेनली HCl गैस का। और HCl गैस से जो इंपॉर्टेंट कहानी आपका जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे वहीं तक सीमित रहता है। ये आपका बस नॉलेज था, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम रहता है। बाकी क्वेश्चन अब आपका जो बनेगा वो बनेगा HCl एसिड के साथ, कि एसिड मेरा कैसा बिहेव करता है। ठीक है, गैस वाले से मेनली आता है उसका फाउंटेन वाला, फाउंटेन का जो था एक्सपेरिमेंट, उसका लैब वाला, लैब में जो हम लोग बनाते हैं बेसिक वही बातें। टेम्परेचर ऊपर वाला तुम लोग थोड़ा एक बार ध्यान देना कि क्यों हम लोग टेम्परेचर उसका कम रखते हैं 200 से, क्या ऐसा फायदा होता है, मेरे को ये सब बातें। आज का अपना टॉपिक है HCl एसिड। तो देखो HCl गैस से HCl गैस से HCl एसिड बनाने के लिए हम लोग इस गैस को वाटर में करते हैं डिजोल्व। हम लोग इसको वाटर में करते हैं डिजोल्व। जब हम लोग गैस को वाटर में भेजेंगे तब हम बोलते हैं कि मेरा HCl एसिड बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जिसको बोलते हो। तो जहां भी आपको देखो अगर कहीं ऐसा लिखा हो HCl और सफिक्स में आपका गैस हो, मतलब ये बात करें आपका गैस का, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का बात कर रहा है। अगर कहीं आपको ऐसा दिखे HCl और यहाँ पे आपको दिख जाए ऐसा एक्वस, एक्वस, तो ये अभी अपना बात कर रहा है एसिड का। ये हमसे बात कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्योंकि हमने इसमें पानी मिला दिया है। तो इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया है इसे पानी मिलाने के बाद, तो ये जो बना है वो आपका एसिड हो जाएगा। तो ये सब बातें तुम लोग याद रखना। और एसिड का खास बात क्या होता है कि वो H+ आयनो ब्रेक, मतलब कि वो करता है जब भी हम लोग उसको एसिड को वाटर में डालते हैं तो क्या करता है वो H+ आयन रिलीज करता है, और फिर उससे आपका हाइड्रोनियम आयन बनता है। हाइड्रोनियम आयन का मतलब ये हुआ कि H3O+, देखो दिस इज। और ये जो हाइड्रोनियम आयन है आपका वो एसिड जो मेरा, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो HCl था, HCl को जब हम पानी में मिलाते हैं तो होता क्या है कि आपका H और HCl होता है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, अगर तुमको बेसिक आइडिया हो तो। और जो अपना H है उसके होता है स्लाइटली पॉजिटिव, और जो Cl है उसको होता है स्लाइटली नेगेटिव। तो जब हम लोग इसको पानी में मिलाते हैं तो पानी का काम क्या होता है कि इनके बीच का जो फोर्स है उसको वीक करना, फिर वीक करके वो उनको सेपरेट कर देता है। तो सेपरेट करने के बाद वहां से H+ फॉर्म होता है, वहां से H+ फॉर्म होता है, और फिर वो करता है बिहेव एज ए एसिड। मतलब HCl गैस इज नॉट ए एसिड। जब हम उसको पानी में मिलाएंगे तो वहां से वो H+ आयन रिलीज करेगा, वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, तब वो आपका बनता है एसिड। ठीक है, ओके। मतलब जो भी आपका एसिड का टेस्ट होता है वो आप HCl गैस के साथ आप नहीं कर सकते हो, जब तक आप उसमें पानी नहीं मिलाते हो वो काम नहीं करेगा। तो देखो वही यहाँ पे कुछ बेसिक बातें लिखी हुई है कि व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज डिजॉल्व इन वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पे तुमको शो किया HCl+ H2O, यहाँ से H3O+ और Cl-, ये आपका जो H3O+ इसलिए बना है कि मेरा जो HCl था वो H+ और Cl- में ब्रेक हुआ है। H+ और Cl- में ब्रेक हुआ, फिर उसमें जो और वाटर मॉलिक्यूल्स थे तो ये H+ उस वाटर से कंबाइन हो जाएगा, तो फिर वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और तुमको कहीं कहीं पे सिंपल कैसा भी दिखता है कि HCl+ वाटर इज HCl एसिड। गैस में हम लोग पानी मिलाएंगे तो बनेगा आपका एसिड। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ कहानी लिखा हुआ है आपकी, जो ड्राई हाइड्रोजन गैस जो होता है उसको आप अगर लिक्विफाइड कर देते हो, मान लो कि आप और उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके उस गैस को आप लिक्विड में चेंज करते हो, तो भी आपका वो एसिड नहीं होता है। वो एसिड पानी में डालने के बाद ही होता है, क्योंकि एसिड का मतलब ये होता है कि वो H+ वहां से आयन रिलीज होना चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राई हाइड्रोजन
क्लोराइड गैस एंड लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड, आपने अगर उसको लिक्विफाइड कर दिया तो भी डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। देखो ये जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न करता है मेरा एसिड, जब वो एसिड होता है तब वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो ये अपना एचसीएल जो ड्राई एचसीएल गैस है, हम बात कर रहे हैं ड्राई एचसीएल गैस का। अगर वो गैस आपका मॉइस्ट है तो फिर उसमें पानी का कुछ मात्रा है, तो फिर अगर पानी का मात्रा है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो फिर वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। लेकिन अगर ड्राई हाइड्रोजन एचसीएल गैस है, या फिर आपने अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके उसको लिक्विफाइड कर दिया है, तो फिर वो ब्लू लिटमस को रेड में नहीं करता है, क्योंकि वो एसिड नहीं है। सिंपल सी कहानी है। सेकेंड देखो यहाँ पे एक और लिखा कि आपने अगर टॉलिन का नाम सुना होगा। टॉलिन इज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। टॉलिन क्या होता है? वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। अब आप अगर HCl को, HCl गैस को आप अगर टॉलिन में डालते हो ना, तो भी वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है। वो एसिड के लिए बिहेव इसलिए नहीं करता है कि जो मेरा टॉलिन है वो H और Cl के बीच के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो फिर वहां से हाइड्रोजन आयन नहीं फॉर्म होता है, H प्लस आयन फॉर्म नहीं होता है। तो फिर आपका अगर H प्लस आयन फॉर्म नहीं होने वाला है, तो फिर वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो वही सेकेंड पॉइंट में देखो वही लिखा हुआ है। अच्छा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द गैस इज ऑल्सो सोलूबल इन टॉलिन, एक आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, बट इन दैट केस इट नाइदर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड नॉर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब मेरा HCl जब एसिड फॉर्म में होता है ना, तो वो करता है बिहेव एज अ कंडक्टर। वो करेंट को कंडक्ट करता है। कब? जब वो एसिड फॉर्म में होता है तब, क्योंकि वो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है, जो कि हम लोग को पढ़ना है इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब एसिडिक फॉर्म में होता है तभी वो करेंट भी करता है कंडक्ट, और तभी वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड भी चेंज करता है, रेड में भी चेंज करता है। तो ये यहाँ बोला हुआ है कि लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट करेंट। वो एसिड भी नहीं था, वो करेंट भी कंडक्ट नहीं करता है। ओके। टॉलिन में भी आप उसको अगर घोल दो तो भी वो ना तो ब्लू लिटमस को रेड करेगा और ना ही वो करेंट को कंडक्ट करेगा। वो आप सिर्फ कहाँ होगा? ओनली होगा इन वाटर में। कहाँ होगा? वो होगा ओनली इन वाटर। अब हमने ये सीखा कि जब हम लोग HCl गैस को वाटर में करते हैं डिजोल्व, तो वहां से मेरा HCl एसिड बनेगा। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ सब चीज इतना आसान आसान नहीं होता है। आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रख के सब चीज काम करना पड़ता है, खास करके जो हम लोग प्रैक्टिकल लैब में करते हैं। वहां पे मेरा मेन जो पर्पस होता है कि सेफ्टी, सेफ्टी पर्पस को आपको खास करके ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो ये HCl गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, उसके लिए हम एक मतलब क्या बोलते हैं, हम ऑर्डिनरी तरीका यूज नहीं करते, हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं, हम एक स्पेशल तरीका यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्या होगा, वो मैं तुमको समझाऊंगा। और उस स्पेशल मेथड का नाम है इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड फनल हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं, आप ऐसे बोलो, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। नॉर्मल एक ट्यूब से हम लोग वो हाइड्रोजन गैस को पानी में डिजोल्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका एक रीजन होता है बैक सक्शन। बैक सक्शन एक नया आपका यहाँ टर्म आ गया है, मैं उसको समझाता हूँ क्या होता है। देखो, तो ये है अपना इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट, जिसके मदद से हम लोग HCl गैस को HCl एसिड में चेंज करते हैं। अब हमने तुमको बोला कि हम लोग नॉर्मल सिंपल वाला मेथड यूज नहीं करते हैं। सिंपल वाला मेथड का मतलब कुछ ऐसा हुआ कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी था, और मैंने यहाँ पे सिंपल ट्यूब लिया और इस ट्यूब को इससे पानी के अंदर रख दिया, और इस ट्यूब से मेरा HCl गैस आ रहा था, मतलब जहां पे मेरा HCl गैस फॉर्म हो रहा था वहां से मैंने एक ट्यूब किया है कलेक्ट, तो यहाँ से HCl गैस आता कुछ ऐसा। और ये HCl गैस आपका इस पानी में मिलता, और पानी में मिलने के बाद जैसे हमने सीखा है कि जब ये पानी में मिलता है तो HCl एसिड बनाता है। लेकिन हम लोग ये मेथड यूज नहीं करते हैं, हम लोग ये मेथड यूज नहीं करते हैं नॉर्मल ट्यूब वाला। हम लोग कुछ ऐसा मेथड यूज करते हैं, देखो, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड फनल, आपको ऐसा दिख रहा होगा कि हमने एक फनल उल्टा करके रखा हुआ है। तो सुनो, क्यों नहीं करते हम लोग सिंपल ये ट्यूब वाला मेथड? देखो, ये वाला मेथड हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं, फिर तुमको ये आ जाएगा क्या समझ में कि आखिर हम लोग क्यों ये यूज करते हैं। तो हमने सीखा है कि HCl गैस इज हाईली सोलूबल इन वाटर, बहुत जल्दी जल्दी वो घुलता है। अब मान लो कि इस ट्यूब से HCl गैस आ रहा था, इस ट्यूब से HCl गैस आ रहा है, और होता क्या है कि मेरा गैस वहां पे फॉर्म हो रहा है, मेरा गैस फॉर्म हो रहा है, और वो गैस फॉर्म होकर इस
ट्यूब के चलते, इस ट्यूब के सहारे ये पानी में आके मिलता है, फिर वो HCl एसिड बनेगा। अब आपका जो HCl गैस है वो हाईली सोलूबल है, इसका मतलब ये हुआ ना कि जिस रेट से गैस पानी में घुल रहा होगा, जिस रेट से गैस पानी में घुल रहा है ना, वो रेट ज्यादा होता है कि जिस रेट से आपका गैस बन रहा है। मतलब गैस के फॉर्मेशन का जो रेट होता है वो कम होता है देन द रेट ऑफ सोलुबिलिटी ऑफ द गैस। वो ज्यादा जल्दी जल्दी घुल रहा है लेकिन उतना जल्दी वो फॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो उससे होता क्या है कि अगर ये बहुत जल्दी जल्दी आया और एकदम बहुत जल्दी घुल गया, लेकिन जो मेरा गैस था वो फिर से नया गैस बनने में कुछ टाइम लगा है, तो उस केस में होता क्या है कि इस ट्यूब में आपका पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है। क्या होता है? पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है, और उसके चलते इस ट्यूब के अंदर प्रेशर आपका डिक्रीज कर जाता है। उसके चलते आपका ट्यूब के अंदर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और बाहर का जो था प्रेशर वो ज्यादा था, तो क्या था, यहाँ से लिक्विड इसमें राइज करता है। क्या होता है कि इस ट्यूब में लिक्विड राइज करेगा, मतलब इस ट्यूब में आपका वाटर राइज करेगा। और हो सकता है कि वो जो वाटर राइज किया है वो आपका, जिससे जो भी आपका कंटेनर था, जो भी आपका वेसल था, जहाँ जिसको आप हीट कर रहे थे, जिसको आप हीट कर, जहाँ पे आपका HCl और सॉरी, जहाँ पे आपका NaCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर आप इसको हीट कर रहे थे, तो हो सकता है कि इस ट्यूब से पानी उठ के उस कंटेनर तक पहुंच जाए। और अगर ये पानी उस कंटेनर तक पहुंचेगा तो वो क्या था, वो मेरा तो जो कंटेनर है उसको हम लोग लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसको हीट किए हैं। तो ये मेरा वाटर जाएगा, और क्या होगा कि वो इंस्टेंटली वो स्टीम में आपका हो जाएगा चेंज। क्या हो जाएगा? वो इंस्टेंटली स्टीम में हो जाएगा चेंज, और फिर वहां से आपका थर्मल एक्सप्लोजन हो सकता है। आपका वो जो कंटेनर था वो एक्सप्लोड कर सकता है। तो उसको, तो ये क्या हुआ है, तो ये मेरा खतरा हुआ ना कि अगर पानी राइज कर गया तो फिर वो जहाँ पे कंटेनर आपका गर्म था वहां पानी पहुंच जाएगा, तो वो उसको एक्सप्लोड कर सकता है, जो कि हमारे लिए सेफ नहीं होता है। तो ये घाटा हुआ कब, जब हम लोग एक नॉर्मल ट्यूब यूज करते हैं। और ये जो पानी का जो होता है ना राइज करना, पानी का राइज करना जो होता है ट्यूब में, इसको हम बोलते हैं बैक सक्शन। इसको हम बोलते हैं बैक सक्शन। तो आप अगर नॉर्मल ट्यूब यूज किए हो तो यहाँ पे आपका बैक सक्शन होता है। अब क्या होता है फायदा जब हमने इन्वर्टेड ये फनल अरेंजमेंट यूज किया, तो देखो करते क्या है, फिर से हमने लिया यहाँ पे पानी ले लिया है कंटेनर में, और एक हमने लिया है फनल। अब आपको इस फनल को ऐसे रखना है ना कि इसका जो सरफेस है, ये जो फनल का सरफेस है, वो वाटर के सरफेस को बस टच कर रहा हो, आपको डीप नहीं करना है, बस वो टच कर रहा था आराम से, एकदम एकदम जस्ट टच कर रहा था। अब क्या होगा कि यहां से HCl गैस आएगा, देखो यहां से इस मेरा जो ट्यूब से HCl गैस आया, ये HCl गैस आएगा। एक मिनट, कोई आया है। हाँ, ये मेरा यहाँ पे इस ट्यूब से HCl गैस आया, और फिर क्या होगा कि आके वो ये पानी में घुलेगा, जो वहां पे हो रहा था घुलना, यहाँ पे भी घुलना हुआ, लेकिन इस पर क्या होगा कि HCl गैस इज हाईली सोलूबल इन वाटर। तो वो घुला, क्या हुआ, फिर से वो घुला, मेरा गैस घुला, तो इसमें पार्शियल वैक्यूम फिर से क्रिएट हुआ। जो वहां पे हो रहा था स्टार्टिंग में नॉर्मल ट्यूब में, वो यहाँ भी हो रहा है, गैस घुला, क्योंकि वो बहुत फास्ट उसमें घुल रहा है पानी में, तो फिर से पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा। तो फिर से क्या होगा, इसमें कुछ पानी करेगा राइज, इसमें पानी राइज किया, यहाँ तक सेम था, यहाँ पे तक जो वहां हो रहा था वही यहाँ भी हो रहा है, पानी राइज किया। लेकिन अब क्या होगा देखो, जैसे ही इस कंटेनर से कुछ पानी इस मेरा फनल में राइज करेगा, अब क्या होगा कि इस कंटेनर में पानी का लेवल थोड़ा नीचे आएगा, आएगा ना, क्योंकि कुछ पानी क्या हुआ आपका चला गया है फनल में। और फनल में गया तो आपका वाटर का लेवल करेगा फॉल। अब वाटर का लेवल जैसे ही फॉल करता है, देखो वाटर का लेवल जैसे ही फॉल करता है ना, अब इस फनल के सरफेस और इस वाटर के बीच में कुछ गैप बन जाता है। देखो यहाँ पे जो हमने ये थर्ड, जो आपका थर्ड फिगर है वहां पे मैं शो कर रहा हूँ कि जैसे ही पानी उसने राइज किया, इस कंटेनर में पानी का लेवल कम हुआ, उस केस में यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही ये गैप क्रिएट हो गया, तब क्या होता है, जितना प्रेशर अंदर उतना ही प्रेशर बाहर। अब कोई प्रेशर डिफरेंस होता नहीं है, तो जो मेरा पानी ऊपर गया था वो फिर से वापस आके उसी कंटेनर में गिर जाता है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम हो गया कि अब पानी आपका उस जो कंटेनर, जो आपका गर्म कंटेनर था वहां तक पहुंच पाएगा। वो पानी जैसे ही उठा, प्रेशर जितना अंदर प्रेशर उतना ही बाहर, फिर वो तुरंत आपका फिर से बाहर आ जाएगा। तो ये होता है फायदा। तो ये आपका हो गया थोड़ा सा फायदा कि इससे मेरा बैक सक्शन कम होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका पूरा खत्म हो जाता है, बैक सक्शन यहाँ पे कम होता है। और एक्स्ट्रा सेफ्टी पर्पस और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हम लोग करते क्या है
कि हम लोग ये जो फनल वाला है, ये फनल वाला तो यूज करते ही है, साथ में ना इसके जहाँ पे एचसीएल गैस बन रहा था, जहाँ पे एचसीएल गैस बन रहा था और इस फनल के बीच में हम लोग एक और जार रखते हैं, हम लोग एक और जार रखते हैं, और वो जार होता है एम्पटी जार, कि अगर कुछ पानी यहाँ से उठे भी तो वो इस जार तक ही रहे, यहाँ से वो जो मेरा हॉट जार था वहां तक ना पहुंचता। तो फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी, फॉर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, हम लोग एक और एम्प्टी जार भी यूज करते हैं। तो तुमसे अगर पूछे कि एक और हम लोग एम्प्टी जार क्यों यूज करते हैं, तो लिखना फॉर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, की अगर हो सकता है कि इस बैक सेक्शन से अगर कुछ पानी मान लो उस ट्यूब में चला ही गया, इस बैक सेक्शन से आप कम कर सकते हो। आपने अगर ये पहला वाला यूज किया मेथड तो यहाँ तो पक्का आपका वो खतरा हो जाएगा। इस ये जो फनल वाला यूज करके आप कम कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो फिर भी अगर कहीं चांस रहा कि कुछ पानी वापस चल जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन करके एक और खाली जार बीच में यूज करते हैं। सिंपल सी कहानी तुम्हारा ये है। तो अब यहाँ से ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था कि हम लोग क्यों ऐसा यूज करते हैं आपका अरेंजमेंट। तो लिखना टू मिनिमाइज बैक सक्शन, टू मिनिमाइज बैक सक्शन। बैक सक्शन होता क्या है वो आपको समझ में आ गया कि वैक्यूम बनने से आपका जो वाटर राइज कर रहा था ट्यूब में, हो सकता है जाके वो हॉट कंटेनर से टकराए तो फिर वो कंटेनर फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो सिंपल सी कहानी थी आपकी। इसके अलावा ये तो आपका एक बैक सक्शन को कम करता है, उसके अलावा एक फायदा इसका और होता है, इट गिव्स हाई सरफेस एरिया या मोर सरफेस एरिया। ये एचसीएल गैस को ज्यादा सरफेस एरिया देता है, तो फिर आपका ज्यादा से ज्यादा गैस आपका घुलते रहता है और वो आपका ज्यादा सेफ भी होता है। अब जल्दी जल्दी मेरा गैस घुलेगा और मेरा क्या हो गया, बैक सक्शन भी कम हो गया है। तो ये आपका फायदा हो गया। तो इसका दो फायदा था, पहला क्या, टू 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 रिड्यूस बैक सक्शन, या इसे बोलते हैं टू मिनिमाइज बैक सक्शन, और जो सेकेंड था कि टू गिव लार्ज लार्ज सरफेस एरिया एस टू एचसीएल गैस फॉर डिजॉल्विंग पर्पसेस। तो दो फायदा ये तुम लोग लिखना, ठीक है। अब चलो, अब ये जो आपका गैस आता है और इस पानी में घुलता है, ये तब तक घुलते रहता है ना जब तक कि आपका सॉल्यूशन सॉल्यूशन सैचुरेट ना हो जाए। हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि एक तुम्हारा एक पार्टिकुलर अमाउंट तक ही HCl गैस पानी में घुल सकता है, उसके बाद वो नहीं घुलता है। अगर तुमको क्लास 9 का थोड़ा सा आइडिया होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो वहां से तुमको पता होगा कि वो कोई भी चीज आपका एक सर्टेन अमाउंट तक ही उसमें घुलता है। तो ये जो मेरा HCl गैस था वो भी एक सर्टेन अमाउंट तक ही घुलता है, और जहां तक मेरे को अभी याद आ रहा है कि वो 36 to 37% बाई वेट, 36 to 37% बाई वेट वो घुलता है उसमें मैक्सिमम। उसके बाद आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, फिर वो एक्स्ट्रा और गैस में घुल नहीं पाता। सिंपल सी कहानी आप क्या है, मतलब कि यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि वो जो 36 से 37% जो बाई वेट वाला मेरा HCl बनता है ना, वो आपका कंसंट्रेटेड एसिड बनता है, वो आपका होता है कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। हालांकि जो हम लोग लैब में मेनली यूज करते हैं वो मेरा होता है एसिड, डाइल्यूट एसिड, उसमें आपका परसेंटेज ऑफ एसिड HCl बाई वेट कम होता है, लेकिन 36 to 37% देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये देखो 36%। तो वो 36% बाई वेट आपका उसमें घुलता है और वहां पे सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग याद रखना क्यों हम लोग इन्वर्टेड फनल यूज करते हैं। अब नेक्स्ट तुम्हारा एक देखो, एक कहानी है, तुम्हारा टॉपिक है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मैं इसको यहां लिखता हूं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ एसिड। ये तुम्हारा जहां भी आएगा एसिड वहां ये बात तुम्हारा आएगा। इसके बाद हमको सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ना है, नाइट्रिक एसिड पढ़ना है, तो वहां पे भी ये बात आएगा। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या इसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास अगर डाइल्यूट एसिड है, मैं अभी बात कर रहा हूँ डाइल्यूट डाइल्यूट एसिड का, ये जो आपका 36% था, ये आपका था कंसंट्रेटेड एसिड। मान लो मेरे पास अगर डाइल्यूट एसिड है, हालांकि उसमें 10% था HCl, या 15% था, या 18% था, तो वो आपका हो जाएगा डाइल्यूट एसिड। और मैं चाहता हूं उसको कंसंट्रेट करना, मैं उसको चाहता हूं थोड़ा सा उसको कंसंट्रेट कर दूं। तो एक मेथड होता है डाइल्यूट एसिड से कंसंट्रेटेड एसिड चेंज करने का,
उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड, बाय डिस्टिलेशन, मतलब कि आप उसको गर्म करो, आप उसको गर्म करो। तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एक टेम्परेचर होता है, क्या होता है, या ये आपका, सॉरी, ये जो आपका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, या हम उसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, या उसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये एक आपका पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके अचीव होता है, ये आपका एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके अचीव होता है, और उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। हमने सीखा कि आप अगर उससे डाइल्यूट एसिड को डिस्टिल करोगे, आप उसको अगर हीट करोगे तो क्या होगा कि उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। लेकिन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आता है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आता है कि जिसके बाद आप कितना भी हीट कर लो, जिसके बाद आप कितना भी हीट कर लो, अब आपका कंसंट्रेशन ऑफ एसिड चेंज करता ही नहीं है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ एसिड चेंज करता ही नहीं है। और वो टेम्परेचर जिसके बाद आपका कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। और वो जो मिक्सचर बनता है उस समय, जो भी आपका परसेंटेज होगा एसिड का, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एंड फॉर एचसीएल एसिड ये जो आपका कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 110 डिग्री सेल्सियस। वो आपका होता है, एक्चुअल में ये 109.8 होता है, उसको यहाँ पे 110 लिखा हुआ है, ये आपका 110 डिग्री सेल्सियस होता है। और उस समय एट कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आपका जो सॉल्यूशन था उसमें 22.2% होता है HCl बाई वेट, और 77.8% होता है आपका वाटर। मतलब कि आप अब उस सॉल्यूशन को कितना भी गर्म कर लो, कितना भी हीट कर लो, कितना भी डिस्टिल कर लो, अब उसका कंसंट्रेशन इस 22.2% से बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, अब इसका कंसंट्रेशन बढ़ने वाले नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा वो जो जो मेरा ये एसिड था, HCl जो था, और जो आपका वाटर था, वो आपका उड़ नहीं रहा है, वो स्टीम बन के उड़ता है। आप अगर 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करो तो बिल्कुल वो क्या होगा कि आपका वो कुछ गैस बनेगा और वो आपका ऐसा उड़ जाएगा। लेकिन उस केस में होता क्या है कि जिस ये आपका HCl, जिस रेशियो में आपका HCl उड़ता है, उसी रेशियो में आपका वाटर भी उड़ता है, तो अब आपका परसेंटेज चेंज नहीं हो पाता है। पहले क्या होता है स्टार्टिंग में 110 से पहले कि आपका जो वाटर है वो उड़ता है इन इन लार्ज अमाउंट, जो आपका एसिड है तो वो उड़ता है इन कम अमाउंट। फिर क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, लेकिन 110 के बाद दोनों सेम रेशियो में उड़ना शुरू करता है, तो फिर आप उसके बाद हीट कर लो कितना भी, आपका कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगा। तो ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, और कितना टेम्परेचर पे फॉर्म होता है, और उसमें से कंसंट्रेशन क्या था, ये सब तुम लोग याद रखना इसको। नेक्स्ट अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने इसका HCl एसिड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं फिजिकल वाला। तो देखो इसका कलर, ये होता है कलरलेस। स्मेल इसका वही सफोकेटिंग स्मेल होता है, पंजेंट चोकिंग स्मेल। एसिड है तो इसका टेस्ट सावर होगा। और इसका साइकोलॉजिकल एक्शन, कि आप अगर कंसंट्रेटेड एसिड को आप ज़्यादा अमाउंट में आप अगर सूंघते हो, या आप इसको, या फिर अगर स्किन पे पड़ता है तो वहाँ पे वो बर्निंग इफेक्ट कॉज करता है। ये एसिड है भाई, ये तुमको पता ही है, वो ब्लिस्टर्स फॉर्म करेगा ऑन द स्किन। सोलुबिलिटी, ये वाटर में बहुत ज़्यादा सोलूबल होता है। बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस। और ये वोलाटाइल एसिड होता है। वोलाटाइल का मतलब क्या, कि जल्दी ये वेपर में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट तुम्हारा है केमिकल प्रॉपर्टीज। और मेरा एक सजेशन ये है ना, देखो अपने को 3 टाइप का एसिड पढ़ना है, और खास करके ये जो तुम्हारा HCl आएगा और जो तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, तो इसका 3 4 जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, जैसे देखो ये इसका, ये फर्स्ट वाला जो है केमिकल में इसका नेचर, पहला वाला। ये जो आपका सेकेंड वाला है एक्शन ऑन मेटल्स। ये जो आपका फोर्थ वाला है, ये सारा का सारा तुमको एसिड वाले चैप्टर में भी पढ़ना है। मतलब कि यार तुमने यहाँ सीख लिया तो तुम्हारा एसिड का एक सेक्शन तुम्हारा हो गया, हाफ सेक्शन तुम्हारा हो गया। समझे ना, तो तुम लोग इसको याद रखना। ये सेम कहानी तुम्हारा एसिड में भी आएगा, तो यहाँ तुमको पता है तो वहां पे तुमको खास टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। पक्का। चलो, अब जो सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है इन द टॉपिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज,
वहां पे हमने लिया है नेचर। यहाँ पे हम लोग मेनली इसका टेस्टिंग शो करेंगे कि कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे कि मेरा टेस्ट फॉर एचसीएल एसिड। और एसिड को टेस्ट टेस्ट करने के लिए कुछ होते हैं इंडिकेटर्स, आप जिनको बोलते हैं वो, जैसे आपको सुना होगा लिटमस, वो जो होता है पेपर होता है, या लिटमस सॉल्यूशन होता है। फिर आपका एक होता है मिथाइल ऑरेंज, हम इसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। ये बताते हैं हमको कि ये एसिड है कि नहीं है। और थर्ड में आपका एक होता है फेनोप्थलीन। तो ये तीन तो आपका होता है इंडिकेटर। आप लोग याद रखना कि अगर हमारे पास मॉइस्ट लिटमस है, मतलब कि आपके पास अगर लिटमस इंडिकेटर है, तो एसिड उस लिटमस के ब्लू कलर को रेड में चेंज करता है। मतलब कि अगर मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है और उस पर हमने एक सोल्यूशन डाला, और अगर वो ब्लू से रेड हो गया, तब बोलेंगे मेरा सोल्यूशन एसिड था। तो ये आपका इसको चेंज करेगा ब्लू से रेड, लिटमस को। मिथाइल ऑरेंज भी एक आपका होता है इंडिकेटर। एसिड इसको चेंज करता है फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक। और एक आपका होता है फेनोप्थलीन, इसको वो कलरलेस से कलरलेस छोड़ देता है, इससे इसको कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो ये तुम लोग याद रखना। हालांकि ये तुम्हारा एसिड में भी फिर से तुमको ये स्टडी करना है। वहाँ लिटमस, क्या 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 बेस चेंज करता है। क्या पिंक, पिंक पिंक बनता हो, पिंक बनता होगा बेस को। बेस जो होता है तो वो करता है फ्रॉम फ्रॉम टू पिंक। हाँ, लेकिन एसिड कोई उस पर अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। हम्म। तो ये हमने सीखा कि वो कैसे करता है अफेक्ट इंडिकेटर को। अब नेक्स्ट तुम्हारा ये वाला जो है तुम्हारा मेथड, एक्शन ऑन एक्टिव मेटल्स। एक्शन ऑन एक्चुअल में यहाँ पे होगा एक्टिव मेटल्स, मतलब कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। और ये शायद आपने क्लास 9 में भी सीखा होगा, जब चैप्टर जहाँ पे था आपका हाइड्रोजन, इन द चैप्टर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, देखो सिंपल सी कहानी क्या होता है कि एक्टिव मेटल। अच्छा, एक बात और मैं तुम लोग को ऐसा बोलना चाहूंगा कि ये जो भी हम लोग इसका, ये हम लोग अभी सीख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हम लोग सीख रहे हैं डाइल्यूट एचसीएल एसिड का। सब लोग इसको याद रखना, ये आपका है डाइल्यूट एसिड का। कंसंट्रेटेड जो होता है आपका एसिड, वो शो करता है डिफरेंट बिहेवियर। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं बेसिक, हम लोग बात कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड का। और डाइल्यूट एसिड जो होता है वो आपका एसिड का बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो ये बात तुम लोग को याद होना चाहिए। तो हमने लिया कि एक्टिव मेटल्स प्लस डाइल्यूट एचसीएल। यहाँ पे आप चाहो तो मेंशन कर लो डाइल्यूट, मेंशन नहीं किया हो तो भी वहां पे वो डाइल्यूट ही है। जैसे आप मेंशन नहीं किया आपका, लेकिन ये डाइल्यूट ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपने, यहाँ से बनता है मेटालिक सॉल्ट, और प्लस वहां से होता है लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मतलब यहाँ से आपका बनने वाला है ZnCl2, और प्लस ये हाइड्रोजन गैस करता है लिबरेट। और तुम इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ पर हो जाएगा 2HCl। तो वैसे तुम देख लो, यहाँ पे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, तुम ले सकते हो सोडियम भी। एक्चुअल में सोडियम के साथ ये काफी एक्सप्लोजिव होता है, फिर भी, लेकिन फिर भी ये सोडियम के साथ भी करता है, या फिर रिएक्ट करता ही है। और मेनली हम लोग लेते हैं जिंक में, लैब में हम लोग करते हैं यूज जिंक वाला। तो ये तो बड़ा सिंपल हुआ कि एक्टिव मेटल्स प्लस डाइल्यूट HCl, वहां से आपका बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होगा लिबरेट। तो ये तुम्हारा हो गया पहला नेचर। सेकेंड तुमको यही पता होगा, एसिड प्लस बेस आपका वहां से बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो मेरा डाइल्यूट HCl था, जो मेरा डाइल्यूट HCl था, हाँ, तो वो है अपना एसिड। को क्या है, वो है अपना एसिड। और मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो वो होते हैं यहाँ पे कैसे बेस। वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं बेस। तो सिंपल सी कहानी ये है कि मेटालिक ऑक्साइड या फिर मेटालिक हाइड्रोक्साइड प्लस डाइल्यूट HCl, तो वहां से आपका बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। वहां से बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। देखो वहीं पे यहाँ पे तुमको बहुत सारा दिया हुआ रिएक्शन, तुम सिंपल यहाँ से देख लो भाई। देखो तो यहाँ पे लिया उसने ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑक्साइड मेटल, मेटालिक ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट HCl, वहां से आपका बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। मेटालिक हाइड्रोक्साइड प्लस डाइल्यूट HCl, फिर से आपका सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। बस देखो यहाँ पे ऑक्साइड लिया तो एक सॉल्ट प्लस वाटर, ऑक्साइड लिया सॉल्ट प्लस वाटर, ऑक्साइड लिया सॉल्ट प्लस वाटर, ऑक्साइड लिया सॉल्ट प्लस वाटर, हाइड्रोक्साइड लिया सॉल्ट प्लस वाटर, हाइड्रोक्साइड लिया सॉल्ट प्लस वाटर, हाइड्रोक्साइड लिया सॉल्ट प्लस वाटर,
हाइड्रोक्साइड लिया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये सब तुम्हारा कहानी है, इसमें सिंपल है, इसमें कोई चाप नहीं है तुम लोग। चलो, तो ये सब तुम्हारा फिर से तुम्हारा चैप्टर जो अपना एसिड है वहां पे फिर से आएगा सब, लेकिन अब तुम लोग को पहले से अगर आइडिया रहेगा तो वहां पे हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो ये हमने सीखा मेटालिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड प्लस डाइल्यूट एसिड। और नेक्स्ट जो तुम्हारा देखो क्या है, नेक्स्ट हम लेंगे मेटालिक कार्बोनेट, या लेंगे बाई कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट HCl। तो तुम लोग अब इसको याद कर लेना कि मेटालिक कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, तब वहां से फॉर्म होता है तुम्हारा सॉल्ट प्लस वाटर, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है लिबरेट। ये तुम लोग याद रखना। इससे हम लोग मेटालिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, या फिर आप चाहो तो एसिड के लिए एसिड का आप टेस्ट भी आप इसे कर सकते हो, कि जब हम लोग कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट पे हम एक सोल्यूशन डालेंगे और वहां से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये मेरा जो सेकेंड जो था सोल्यूशन वो मेरा एसिड का ही था। तो याद रखना, कार्बोनेट या फिर आपका हो जाए बाइकार्बोनेट, इन बोथ केस फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग जो एक्चुअल में ये जो आपका होता है मेटालिक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ये आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे HCl पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ लिया है HCl। ओके, चलो, तो फॉर एग्जाम्पल चलो लेते हैं सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट HCl, तो बोलो तो क्या बनेगा, पहले सॉल्ट तो NaCl, वाटर, और वहां से आपका लिबरेट होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करो। तो यहाँ पे अगर मैं टू टू करता हूँ, यहाँ पे टू करता हूँ, हो गया, देख तो, हाँ बैलेंस है, हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये आपका हो गया जब वो, ठीक है ना, बैलेंस है ना। ओके ओके ओके। तो ये हुआ कि हमने यहाँ पे लिया है मेटालिक कार्बोनेट। आप चाहो तो यहाँ पे बाई बाई आप ले लो, कार्बोनेट आपका सेम आएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, बस आपको थोड़ा सा वहाँ पे फिर वो करना होगा, बैलेंस करना होगा। खाली जो चेंज करेगा वो होगा चेंज इन बैलेंसिंग। देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया है सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस HCl, डाइल्यूट ही होगा, यहाँ से ही बनेगा NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। अब इसको करो बैलेंस। तो यहाँ पे आपका तीन बैलेंस है, तो यहाँ कोई, तो यहाँ पे कोई चाबी नहीं है अपने को, तो ये बैलेंस था। अब तुम चाहो, तुम अगर चाहते हो और खेलना, तो खेलने के लिए तुम और ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl CaCl2, यहाँ पे दो ले लो, प्लस H2O प्लस CO2, इसको कर, बैलेंस है क्या, तीन ठो बैलेंस है, ये हो गया। तो ऐसे तुम, हाँ तो तुम ऐसे ही लेके खेल सकते हो अपने से मन से कि ये, हाँ लेकिन एक बात है यहाँ पे, लेड का मत लेना कार्बोनेट, एक पॉइंट तुम्हारा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, लेड का कार्बोनेट मत लेना, क्योंकि लेड का जब तुम कार्बोनेट लोगे तो जो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा तो तुम्हारा बनेगा PbCl2, और जो PbCl2 होता है वो तुम्हारा होता है इनसोलुबल इन वाटर, एक्चुअल में तुम्हारा कोल्ड वाटर में होता है इनसोलुबल। तो वो अगर तुम्हारा सॉल्ट इन सोलुबल फॉर्म होता है ना, तो फिर वो कंटेनर के वाल पे पूरा क्या बोलते हैं वो तुम्हारा, हाँ एक तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, क्रस्ट टाइप का वो फॉर्म कर लेगा, और फिर वो फर्दर जो जो होता है आपका रिएक्शन उसको वो रोक देता है। तो इसलिए आपका अगर सॉल्ट फॉर्म हो रहा होगा इन सोलुबल सॉल्ट, तो फिर ये आपका रिएक्शन काम नहीं करता, ये रिएक्शन आपका थोड़ा देर होके स्टॉप कर जाता है, तो हम लोग उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी आप ये कहानी याद कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमने लिया है मेटालिक कार्बोनेट बाई कार्बोनेट। अब इसी में तुम्हारा हो सकता है मेटालिक सल्फाइड और बाई सल्फाइड। मेटालिक सल्फाइड
या फिर बाईसल्फाइड एंड प्लस डाइल्यूट HCl। अब देखो, इस केस में आपका सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और जहां पे था कार्बन डाइऑक्साइड बस वहां पे कर दो सल्फर डाइऑक्साइड, और कुछ चेंज नहीं करेगा। ये सारा का सारा आपका प्रोसेस सेम आने वाला है, खाली क्या होगा, जहां पे था कार्बन वहां पे कर दो सल्फर, जहां पे है कार्बन वहां पे कर दो सल्फर, जहां पे कार्बन वहां पे सल्फर, बस इतना ही चेंज होगा। मतलब कि मेटालिक कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, देन दे फॉर्म, या देन दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। और जब आपका ये सल्फाइड या फिर बाई सल्फाइड होगा तो वो फिर आपका फॉर्म होता है, आपका वहां से गैस जो फॉर्म होगा वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो तुम लोग खुद से फॉर सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम बाई सल्फाइड, तुम लोग खुद से लिखो रिएक्शन और बोलो क्या आ रहा है। तो मिल मेरे को देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा ये सोडियम सल्फाइड प्लस, बाकी सब सेम होगा, बाकी सब सेम होने वाला है। ये आपका डाइल्यूट, तो यहाँ से बनेगा फिर से NaCl प्लस वाटर, और जहाँ पे आपका CO2 था वहाँ पे हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। बस इतना अंतर आता है। और बैलेंसिंग यहाँ पे 2 कर दो, बस ये आपका अब बैलेंस भी हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे जो हमने लिया है सोडियम सल्फाइड, आप यहाँ पे सोडियम बाई सल्फाइड भी आप ले सकते हो। तो आपका आ जाएगा सोडियम, ये H3 प्लस HCl डाइल्यूट, फिर यहाँ से बनेगा आपका NaCl प्लस H2O प्लस यहाँ से SO2। तो देखो हमने क्या लिया, मेटालिक कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट, तब क्या बना, वहां से आपका निकला है CO2 गैस। जब हमने लिया है सल्फाइड बाई सल्फाइड तो वहां से आपका निकला है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, हाउ टू हाउ टू टेस्ट, या आप हमको बताओ केमिकल टेस्ट में कैसे हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड में हम लोग कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, कि कहाँ मेरा फॉर्म हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और कहाँ पे फॉर्म हुआ है मेरा सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट केमिकल टेस्ट से। हिंट आपके लिए ये है, आपको जो लेना है टेस्टिंग के रीजन, तो आपको लेना है एक बार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप इसको बोलते हो लाइन वाटर, और एक बार आप लेना पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाई क्रोमेट, तो तुमको ये तुम्हारा होमवर्क है, और तुम मेरे को नेक्स्ट डे ये बताना कि हम कैसे इन दोनों को लेके इस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सुनो, तो ये हमने सीखा तुम्हारा कार्बोनेट बाई कार्बोनेट सल्फाइड और बाई सल्फाइड के लिए। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने लिया था तुम्हारा सोडियम सल्फाइड, हमने यहाँ पे लिया था सोडियम सल्फाइड। एक तुम्हारा आता है सोडियम थायोसल्फेट, इसको तुम लोग यहाँ पे दो स्टार मार्क। तो जो सोडियम सल्फेट क्या था, Na, हाँ, Na2, क्या चीज, हाँ बोल, सल्फेट सल्फेट। तो जो मेरा सोडियम सल्फेट था वो था Na2SO3, और यहाँ पे है सोडियम थायोसल्फेट, तो बस यहाँ पे ले लेना 2 सल्फर Na2H2O3। हाँ, ये तुम्हारा हो गया सोडियम थायोसल्फेट। अब देखो क्या होगा, तो जब हम लोग सोडियम थायोसल्फेट पे डाइल्यूट HCl डालते हैं, तो जो रिएक्शन तुम्हारा इन द केस ऑफ सल्फेट हुआ था सब वही लिखना, बस वो जो एक्स्ट्रा सल्फर फॉर्म हुआ था ना, जो यहाँ पे मतलब कि जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट में जो एक्स्ट्रा सल्फर था, वो एज अ सल वो आपको मिलता है एज अ सल्फर, मतलब कि एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको सल्फर भी मिलने वाला है। बाकी सब जो हमको 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 मिला था इन द केस ऑफ सोडियम सल्फेट वो सब चीज मिलेगा, बस जो एक्स्ट्रा सल्फर इस बार आ गया है वो आपको सल्फर के रूप में ही आपको अलग से मिलता है, मतलब कि आपको एक येलो कलर का एक आपको सब्सटेंस मिलता है, और वो होता है सल्फर। हाँ, येलो कलर का, मतलब कि यहाँ से आपका फॉर्म होगा NaCl प्लस H2O
प्लस SO2 और प्लस यहां से आपको सल्फर मिल जाएगा अलग से। तो बैलेंस करो। हम्म, ठीक है। तो यहां से आपको ये येलो कलर का सल्फर मिल जाएगा। तो ये वाला जो है ना, दिस रिएक्शन, ये जो हमने किया है डाइल्यूट HCl, ये आप लोग सोडियम सल्फेट और सोडियम थायोसल्फेट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप ये रिएक्शन कर सकते हो। कि जब हम लोग मान लो कि मेरे पास दो सैंपल था, एक में था सोडियम सल्फेट और एक में सोडियम थायोसल्फेट, हमने दोनों में डाइल्यूट HCl मिलाया। जिस वाले सैंपल में हमको येलो कलर का कुछ ऐसा रिसीड्यू मिल जाएगा, कुछ ऐसा मेरे को पदार्थ मिल जाएगा बचा हुआ, तो हम लोग बोलेंगे वो क्या था, वो आपका सोडियम थायोसल्फेट था। क्योंकि वो जो येलो, हाँ, क्योंकि वो जो आपका येलो कलर का रिसीड्यू रह गया है वो सल्फर ही फॉर्म हुआ था, और वो आपका फॉर्म होता है इन द केस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, बोलो जल्दी से। ठीक है ना? ओके। इसमें लास्ट रिएक्शन, मेटालिक सल्फाइड, और ये सब चीज तुम्हारा फिर से आने वाला है एसिड में, और ये सब चीज फिर से आया हम जब पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सब चीज वही सब सेम चीज। तो मेटालिक सल्फाइड प्लस डाइल्यूट HCl, यहां से आपका फिर से फॉर्म होगा सॉल्ट, और यहां से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यहां से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपका होता है रिलीज। मतलब देखो सिंपल सी कहानी क्या है, कैसे तुमको याद करना है सीक्वेंस वाइज। मेटालिक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मेटालिक सल्फाइड, या फिर तुम्हारा क्या करें, बाइसल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, मेटालिक सल्फाइड, फिर वहां से हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड हाइड्रोजन सल्फाइड का टेस्टिंग आप उसको स्मेल करके ही बोल सकते हो कि उसका स्मेल रोटेन एक की तरह होता है। सिंपल सी कहानी है। मतलब कि जब हम लोग मेटालिक सल्फाइड में डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो वहां से हमको एक गैस फॉर्म होगा जिसका जो स्मेल होगा वो रोटेन एक की तरह होगा। सिंपल सी कहानी है। तो देखो लिया मैंने यहाँ पे एग्जांपल, तो जिंक सल्फाइड प्लस HCl डाइल्यूट, तो आपका बनेगा यहाँ से ZnCl2 सॉल्ट, और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस होगा लिबरेट, यहाँ पे 2 ऐड कर दो, हो गया। बोलो ठीक है ना ये कहानी? बोलो बे। ओके। और आप ले लो, हम ले लिया सल्फाइड, फिर आप ले लो यहाँ पे भी 2HCl, और यहाँ से अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ लोग को डाउट में भी ये हो सकता है कि आपने यहाँ पे FeCl2 ही क्यों फॉर्म कराया। FeCl3 भी तो फॉर्म होता है ना। तो जब भी तुम्हारा ना मेटल इस डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है, जो आपको होता है ना, जो लोअर वाला केटायन जो होता है वो फॉर्म करना चाहता है। मतलब कि Fe प्लस HCl, तो वहां से FeCl2 फॉर्म करेगा, वो FeCl3 फॉर्म करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसको तुम लोग इसको याद रखना। यहाँ पे जब हमने लिया है FeS प्लस 2HCl, तो यहाँ पर होगा तुम्हारा FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ से निकलेगा, ये तुम्हारा यहाँ से रिलीज होगा, उसका स्मेल जो होगा वो रोटेन एक की तरह होता है।